चलिए दोस्तों, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिस्कस करेंगे। देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने एक्सरसाइज के अंदर ही जिस भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, तो मैंने एक्सरसाइज के अंदर ही आपको बता दिया था। जैसे मान लीजिए कि ये जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज के अंदर देखा है, बस यहाँ पर क्वेश्चंस अलग है। तो मैं बस सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। इसकी मेथड ऑफ सॉल्विंग जो है, कैसे स्टेप्स में लिखा जाएगा आंसर बोर्ड के लिए, ये हम लोगों ने पहले ही देखा है, ठीक है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको स्टेप्स का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के अंदर मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड के अंदर कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें बताई है। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग उसको इस वीडियो का एज ए हेल्प देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी जितने क्वेश्चंस का मुझे ज़रूरी लगे उतना ही। अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, आप लोगों को आ जाएगा, तो वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दूंगा और बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है। वैसे तो ये भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, मैं बस डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, ये हमारा सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस दिख रहे हैं, हमें ये बताना है कि क्या ये लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट हो सकते हैं, और अगर ये हो सकते हैं तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देना है। मतलब अगर होते हैं तो जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं है, इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, और आपको इसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वो क्वेश्चन ऐसा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट कहा जाएगा, जस्टिफाई कीजिए, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है ये भी बताइए। तो सबसे पहला है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। अब ये जो है, क्या ये स्टेटमेंट हो सकता है? तो स्टेटमेंट होने के लिए क्राइटेरिया क्या है बेटा, कोई भी सेंटेंस आप तभी स्टेटमेंट कह सकते हो, या तो वो कंप्लीटली ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स। तो इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है ना, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। आप गलती से इसको ओपन सेंटेंस मत समझ लेना, है ना। कुछ कुछ आइडेंटिटीज भी होती है, कुछ विदाउट वेरिएबल के बगैर भी कोई सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको चेक करना है। तो ये तो स्टेटमेंट है, बस इसका ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है। सो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो कितना आता है, 24 ही आता है। मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही है। इंडिया इज अ कंट्री एंड हिमालयाज इज अ रिवर। अब बेटा इसका ये स्टेटमेंट है या नहीं, तो स्टेटमेंट है और ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो जब भी इसके ट्रूथ वैल्यू की बात होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को मान लीजिए आप पी कहते हो, इंडिया इज अ कंट्री को, और हिमालयाज इज अ रिवर, इसको आप अगर क्यू से डिनोट करते हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा पी एंड क्यू। अब आपको ये देखना है कि पी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इंडिया इज अ कंट्री, बिल्कुल इंडिया एक कंट्री है, तो पी का ट्रूथ वैल्यू है टी, एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है, हिमालयाज इज अ रिवर, हिमालय रिवर है, तो ये गलत है, मतलब ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है आपका, पहले तो बात की ये स्टेटमेंट है, और ये पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लीज़, अब यहाँ पर प्लीज़ आ गया, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है बेटा। तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी एंड इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाला, फिर एक्सक्लामेटरी मतलब इस वाले सिंबल वाला, और इंपरेटिव मतलब जिस सेंटेंस का शुरुआत ही, इंपरेटिव मतलब आज्ञा हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, मतलब आगे और ऑर्डर एक ही बात है, रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, इस तरीके के जो वर्ब से इन जनरल स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं। तो आपको तो पता है इंपेरेटिव, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते। तो ये दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, तो आप रीज़न लिखेंगे, सिंस द गिवन सेंटेंस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसके ट्रूथ वैल्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। ये तो बेटा आइडेंटिटी है, इसको कहा जाता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा।
तो ये सही है, लेकिन आगे जो क्वांटिफायर यूज़ किया है उसको भी थोड़ा देख लेना चाहिए। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, तो क्या सभी थीटा के लिए ये ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू सॉरी तो बिल्कुल ये ट्रू है सभी थीटा के लिए, मतलब सभी रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो इस क्वांटिफायर की वजह से कभी कभी अड़चन में आ सकता है आदमी। तो ये तो ट्रू है, लेकिन क्या सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है? तो ये भी आपको देखना है यहाँ पर। तो हाँ बिल्कुल है। तो पहली तो बात ये स्टेटमेंट है, और दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिफायर नहीं यूज़ किया हुआ रहता तब हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इसके अंदर थीटा वेरिएबल है, ठीक है ना। और जब तक उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया जाता तब तक वो स्टेटमेंट में तब्दील नहीं होता। एक बार आपने वेरिएबल को डिफाइन किया तो फिर उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट बन जाता है। तो ओपन सेंटेंस का यही सीन है। यहाँ पर अगर थीटा को डिफाइन किया हुआ नहीं रहता था तो फिर ये सेंटेंस ओपन सेंटेंस ही रहता और ये स्टेटमेंट नहीं बन सकता था। लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको डिफाइन किया है कि भैया थीटा आर से आ रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पर नतीजे पर पहुँच सकते हो कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं, और ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते, इफ़ x इज़ अ होल नंबर देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उनका कहना है कि अगर x ये होल नंबर है तो देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पहली तो बात ये सेंटेंस है, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसको इफ और देन से जोड़ा गया है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। देखिए, अगर सिर्फ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता तो ये ओपन सेंटेंस रहता, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है x, लेकिन ऊपर डिफाइन किया है x को कि अगर x होल नंबर होता है तो क्या x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो आपको इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा इसका ट्रूथ वैल्यू? हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत है कि ये इसको देखो, एक सेकंड के लिए मैं रुकाता हूँ, थोड़ा सा बुक के अंदर मैं इसको देखता हूँ। चलिए बेटा, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था इसके ऊपर, इसलिए मैंने एक बार फिर से बुक में चेक किया। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर मैं यहाँ पर इफ देन को अगर मैं यहाँ पर इफ देन को कनेक्टिव्स मानकर इसको सेपरेट सेंटेंस और इसको सेपरेट सेंटेंस बोलता हूँ तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। क्यों? देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि x इज़ अ होल नंबर, इसको एक सेपरेट सेंटेंस मानूंगा, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट तब आता है जब आप दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हो। यहाँ पर तो हमें यही नहीं पता कि ये स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं, तो दिक्कत आ सकती है। सॉरी, क्या दिक्कत आ सकती है कि x इज अ होल नंबर, तो x किसको बोला जा रहा है। मतलब अगर मैं सिंपली इसको समझता हूँ, एक ही, अगर ये आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं सिर्फ इसको कंसिडरेशन में ले रहा हूँ तो ये ओपन बन जाएगा और ये भी ओपन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको एक ही स्टेटमेंट समझता हूँ, एक ही सेंटेंस है मेरे लिए, तब इसका जाके मतलब बनता है, क्योंकि इफ x इज अ होल नंबर देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा है यहाँ पर कि बेसिकली ये स्टेटमेंट कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये सेंटेंस ऐसा है कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे सेंटेंस को हम लोग ओपन स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x डिफाइन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर इफ देन आया है तो ऐसा लग सकता है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, और होता भी है क्योंकि ये लॉजिकल कनेक्टिव है, लेकिन
इस वाले सीन के अंदर आपको ये समझना है कि इसको कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको एक ही स्टेटमेंट मान के हम लोग चल रहे हैं और उस हिसाब से फिर क्या होगा, अगर आपका x होल नंबर से आ रहा है तो x प्लस 6 जीरो नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x प्लस 6 को जीरो होने के लिए x का वैल्यू नेगेटिव 6 होना चाहिए और x तो आपका होल नंबर के सेट से आ रहा है, तो x का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये होल नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये स्टेटमेंट है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, फिर रुक जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, बट जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव है। 3√5 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो आपको इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट से कुछ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, आपको इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो इसको कैसे लिखा जाता है ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा है। पहले हम लेट P डिनोट्स दिस सेंटेंस स्टेटमेंट, देन Q डिनोट दिस स्टेटमेंट, देन इनका हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, फिर इसका ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रूथ वैल्यू लिख के उसका हम लोगों ने क्या किया, ट्रूथ वैल्यू निकाला था। तो वैसे ही इसको मान लेते हम लोग P और सेकंड स्टेटमेंट को मान लेते Q। तो इस वाले स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा P एंड Q। तो बट का मतलब होता है एंड, तो P एंड Q का हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है। सो दिस इज लॉजिकली इक्वल टू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए √5 इज एन इरेशनल, तो ये तो ट्रू है, तो P तो ट्रू है, एंड 3√5 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये गलत है क्योंकि 3√5 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो दोनों भी ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू, ठीक है। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कई लोग फॉल्स भी लिख सकते हैं, इस वाले कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू इस पूरे का, क्योंकि बहुतों को ऐसे लग सकता है कि 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फॉल्स है। देखिए मुझे आप बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b होता है, लेकिन a, b कहाँ से आता है, रियल नंबर से आता है ना। तो कई बार ऐसे हो सकता है कि b आपका 0 हो जाए तो आपके पास प्योरली रियल नंबर रह जाए, है ना, प्योरली रियल नंबर है। लेकिन क्योंकि रियल नंबर जो है दैट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो भी रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आ ही जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो सबका बाप है, तो वो सभी को समा लेता है। तो अगर कोई आपको पूछेगा कि 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। 2 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ होल नंबर, 2 इज अ इंटीजर, 2 इज अ रैशनल, बट 2 इज अ रियल नंबर एंड 2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप 2 को लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू लेते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली पता होता है √5 इज इरेशनल और 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब कहा जाता है तब आपको लगता है कि यार 3√5 तो इरेशनल है, फिर ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कह रहे। तो इरेशनल तो है ही लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है ना। हर नंबर आप कॉम्प्लेक्स, हर नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है जो सभी को अपने अंदर समा लेता है। सो 3√5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बिल्कुल सच है, ठीक है। तो ऐसा इसको अगर आप देखो सब कुछ, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और अगर आप इसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढ रहे हो तो अगर आप एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू गलत लेते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया है और इसका अगर आप अभी फॉल्स ले लेते हो तो फिर आपका आंसर आएगा फॉल्स, लेकिन क्योंकि ये ट्रू है तो आपका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n² + n इज इवन नंबर while n² - n इज एन ऑड नंबर। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कहना है इनका कि फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, मतलब बात हो रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर के हर नंबर के लिए n² + n इज इवन नंबर होता है। अब while का मतलब है ये वाला कनेक्टिव, एंड की जगह while यूज़ किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। while का मतलब है एंड यूज़ किया है।
और सेकंड स्टेटमेंट है एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर। तो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा गया है एंड से, एंड क्वांटिफायर है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन। चलिए तो देखिए क्वांटिफायर यूज किया है, तो यहाँ पर क्वांटिफायर का सिर्फ इतना मतलब है कि जो ओपन सेंटेंस ना बन जाए ये, तो इसको स्पेसिफिक वैल्यू देने के लिए यहाँ पर क्वांटिफायर का यूज किया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो n है, स्मॉल n जो है आपका दोनों स्टेटमेंट में का, तो ये डिफाइन किया है ऑलरेडी, इसलिए आप लोग इसको ओपन सेंटेंस ना समझे, ये बताना चाहते हैं यहाँ पर क्वांटिफायर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपली कहा गया है कि जो आपका स्मॉल n है दैट इज कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन। अब n आ रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, ये तो क्लियर है, मतलब इसके अंदर रैशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं, जीरो नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपली हमारे काउंटिंग नंबर्स है। तो n वैल्यू लेगा 1 2 3 इस तरीके के नंबर से कोई भी हो सकता है स्मॉल n, ठीक है। अब आपको उनका ये कहना है फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको आप p मान लीजिए और इसको q मान लीजिए। तो p एंड q ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है सेकंड वाला। अब जो p स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू हमें ढूंढना है, तो उनका वहां पर स्टेटमेंट लिखा है कि एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन, एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन। अब क्योंकि हमारे पास n कितने हैं, इनफाइनाइट n है, तो हम लोग चेक तो नहीं कर सकते, तो लेकिन कर क्या सकते हैं हम लोग, n में से एन स्क्वायर प्लस एन में से n को कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n प्लस 1, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों भी नेचुरल नंबर्स है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, आप ये करके देख सकते हो। जैसे 1 इंटू 2 आपने करके देखा, आपको 2 मिला, 2 इंटू 3 आपने देखा तो 6 मिला, 3 इंटू 4 देखा तो आपको 12 मिला, 4 इंटू 5 देखा तो आपको 20 मिला। बेसिकली जब आप दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तब आप एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो, और ऑड एंड इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन ही आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है तो इनका मल्टीप्लीकेशन इवन नंबर ही आएगा, और उन्होंने कहा था कि एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन नंबर, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो p का ट्रूथ वैल्यू आपको मिल गया है ट्रू। अब बात करेंगे q के ट्रूथ वैल्यू की। अब q का ट्रूथ वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या है, इस एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर कहा है, इसको ऑड कहा है उन्होंने। अब बेसिकली एन स्क्वायर माइनस एन क्या है, एन को कॉमन निकालिए, एन माइनस 1, ठीक है। तो अगर आप n का वैल्यू देखिए, अब n का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 3 लेते हो तो 3 इंटू 2, 4 लेते हो तो 4 इंटू 3। तो बेसिकली आप फिर से इसका भी मतलब वही है क्या कि आप कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब इवन एंड ऑड का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, जो हमेशा इवन ही आएगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि इट इज़ एन ऑड नंबर। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, तो आपके पास है t एंड f, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा फाइनली f, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। चलिए तो सही है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सम n बिलोंगिंग टू n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर कम से कम एक नेचुरल नंबर ऐसा है, क्या ऐसा है कि n+5 ग्रेटर दैन 10 होगा। तो उनका ये उन्होंने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कम से कम एक नंबर ऐसा है कि जिसका 5 के साथ एडिशन करेंगे तो ग्रेटर दैन 10 मिलेगा। तो भैया एक ने आपको करोड़ों नंबर ऐसे मिल सकते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है फिर, ठीक है। सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ रहा है, क्योंकि देखना है आपको कि कंडीशन सेटिस्फाई होती कि नहीं। क्वांटिफायर यूज किया है कि देयर एग्जिस्ट, अगर इसी की जगह पर फॉर ऑल यूज करते तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बन जाता। कैसे, क्योंकि उनका कहना है कि सब नेचुरल नंबर के अंदर के सभी नंबर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो आपने अगर 1 रख दिया तो 1 + 5 6 एंड 6 इज नॉट ग्रेटर दैन 10। फिर 2 के लिए ये कंडीशन फेल होता है, 3 के लिए फेल होता है, 4 के लिए फेल होता है, 5 के लिए होता है। तो पहले 5 नंबर नेचुरल नंबर के लिए तो फेल हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्वांटिफायर यूज किया देयर एग्जिस्ट सम n, मतलब वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कम से कम 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर बिलोंग टू दिस सेट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो हाँ बिल्कुल, एक क्या बहुत है, ठीक है। तो फिर ये बन गया ट्रू स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे,
द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, और दो स्टेटमेंट को और से जोड़ा गया है, तो पहले स्टेटमेंट को P कहेंगे, दूसरे को Q कहेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा P और Q। आप दोनों का ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है, ट्रूथ वैल्यू। सो पहला स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑड आता है, ये तो बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट है ना। आप करके देख सकते हो, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 मिलेगा। तो ये जो ये कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, ये बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। और सेकंड वाले का ट्रूथ वैल्यू ढूंढेंगे। सो सेकंड वाले में कहा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, तो इसमें थोड़ा सा रस लेना चाहिए हमें। क्या क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर ऑड आता है? तो 1 का क्यूब आता है 1, 3 का क्यूब आता है 27, 5 का क्यूब आता है 125, 6 का क्यूब आता है, 6 का क्यूब लेंगे ऑड नंबर का लेना है, 7 का क्यूब आता है पता नहीं, लेकिन ऑड ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही आता है। तो ये सच स्टेटमेंट है। ले तो फॉल्स और ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। फिफ्थ के अंदर दिया है कि किसी एक ट्रायंगल एबीसी में इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो इफ देन से स्टेटमेंट जोड़ा गया है, तो पहला स्टेटमेंट इफ के बाद के स्टेटमेंट को पी बोलेंगे, देन के बाद के स्टेटमेंट को क्यू बोलेंगे। स्टेटमेंट है ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल पी है, देन क्यू। अब पी all sides are equal, then its all angles are equal। तो इसके ट्रूथ वैल्यू के बारे में बोला गया है। अगर सारे साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अब इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे बताएंगे हम लोग? इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो ये इफ देन के फॉर्म में क्या होता है ना कि इसका अगर हमें ट्रूथ वैल्यू बताना है तो हमें यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, देखो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऑल साइड्स आर इक्वल और दूसरा स्टेटमेंट है इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है तो इसका एक ट्रूथ वैल्यू आप नहीं बता सकती, इसके कई सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। इसकी 4 पॉसिबिलिटी आएंगी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, और ये भी ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। मतलब ये कैसे स्टेटमेंट है? ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट स्टेटमेंट के अंदर कि ये क्लियर होना चाहिए कि कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हो भी सकती है भैया, नहीं भी हो सकती, हमें क्या पता। देन इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो अगर क्या करेंगे इसको? तो इसको तो मान के चलना पड़ेगा हमें, अगर इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सारी साइड्स इक्वल है, ये पी स्टेटमेंट से अगर ये ट्रू है, तो अपने आप ट्रायंगल के लिए क्या हो जाता है? अपने आप क्या हो जाता है ट्रायंगल्स के लिए? अगर सारी साइड्स इक्वल है तो अपने आप एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल्स आर और इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये भी ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, ये बेटा ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये क्या है ना कि आपको इन ट्रायंगल ABC बोला गया है यहाँ पर, मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए अब आपको यहाँ पर खुद दिमाग लगाना है। मतलब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या है ना, देन के बाद का जो स्टेटमेंट है आपका वो डिपेंडेंट है पहले के ऊपर। तो आप पहले को क्या लेते हो उस हिसाब से नेक्स्ट वाले का नतीजा आने वाला है, ठीक है ना। मतलब जैसे पहले का अगर आप ट्रू मान लेते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल है, देन उस ट्रायंगल के सभी एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होता है तो सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग वो 4 पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ट्रायंगल के साथ में बंधा हुआ है, तो हमें पता है बेसिकली ट्रायंगल के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों केसेस के अंदर, दोनों केसेस में आपका ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही आएगा, तो आप लोग इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, मुझे तो अभी ऐसे ही लगता है, मतलब यही हो सकता है इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू लिखेंगे। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 8। अब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। तो 1 के लिए सही होता है क्या? देखिए 1 अगर डालेंगे तो 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 8 नहीं होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर रुक जाते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।